सही है, कल हमने यहीं छोड़ा था अपरेटस मटेरियल एंड रीएजेंट्स तक, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया था कंप्लीटली कि आप जो है सेफ्टी कैबिनेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, ठीक है। वही चीज़ें अपरेटस मटेरियल और रीएजेंट्स रखने हैं जिनकी ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं रखनी। इसके अलावा केमिकल रिएजेंट्स वगैरह जो हैं उन पे लेबल होता है और जो है इंडिकेट होता है, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होती है। इसके अलावा स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस भी होती है कि इसको फ्रीज रखना है, आया इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखना है, किस कंडीशन में रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना है, सनलाइट से दूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो लेबल्ड होती है, टैग्ड होती है, ठीक है बच्चे। तो आगे चलते हैं नंबर 5, टेस्ट सिस्टम। तो टेस्ट सिस्टम में क्या होता है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि टेस्ट सिस्टम में किस तरह की चीज़ों को जो है वो फॉलो किया जाता है। टेस्ट सिस्टम के अंदर फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट को देखा जाता है, बायोलॉजिकल टेस्ट सिस्टम को देखा जाए, रिकॉर्ड ऑफ सोर्स डेटा ऑफ अराइवल एंड अराइवल कंडीशंस ऑफ टेस्ट सिस्टम, ठीक है। तो डेटा किस कंडीशंस में आया आया डेटा जो है आपके पास जो टेस्ट किया गया है वो फिजिकल था या केमिकल था, उनके प्रोटोकॉल को यूज़ किया गया है नहीं किया गया, रिकॉर्ड सोर्सेज क्या थी, डेट ऑफ अराइवल यानी कि जो है किस डेट को जो है आपने डेटा जो है वो ऑब्टेन किया, ठीक है। तो ये सारे जो है टेस्ट सिस्टम के अंदर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम इन देयर कंटेनर आर व्हेन रिमूव्ड, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर डायग्नोज करना, ये सारा टेस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड आ जाता है, ठीक है। और कंटेनर वगैरह को भी रिमूव करना, जिस कंटेनर में आप लोग जो हैं डिस्कार्ड करते हैं, गार्बेज करते हैं चीज़ों को, उन कंटेनर को भी जो है बाज़-औक़ात जो है प्रॉपर्ली रिमूव करना होता है या उनको जो है रिसाइकिल करने के लिए प्रॉपर जो है एक मेथड यूज़ करना पड़ता है। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर जिसमें आप लोग डिस्कार्ड करते हैं उसको क्लीनिंग करनी होती है, सैनिटाइजेशन करनी होता है, स्प्रे करना होता है, बाज़ औक़ात उसको अल्कोहल से वॉश भी करना होता है ताकि उसमें से भी कंटामिनेशन जो है वो लैब के अंदर ना आए। ये ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में जो होते हैं डिस्कार्ड के लिए कंटेनर, उनको ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती है। पेस्ट कंट्रोल्स टू बी पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स जितने भी होते हैं उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, उनको रिकॉर्डेड किया जाता है, उनकी जो है वो स्टडी भी की जाती है, वो भी टेस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद आता है टेस्ट एंड रेफरेंस एटम्स, ठीक। टेस्ट एंड रेफरेंस एटम का क्या मकसद होता है, जब आप टेस्ट करते हैं उसके बाद जो है स्टोरेज है, सैम्पलिंग है, हैंडलिंग है, रिसेप्ट है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। करेक्टराइजेशन है, नॉन स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस एटम्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट एटम इन इट्स व्हीकल्स यानी कि कंटेनर वगैरह जो हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, रेफरेंस एटम में आ जाती हैं, ठीक है। टेस्ट एंड रेफरेंस एटम्स के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। आप टेस्ट करते हैं उसके बाद आप जो है उनको किस तरह हैंडलिंग करते हैं, किस तरह सैंपलिंग करते हैं और किस तरह स्टोरेज करते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब आपके पास जो है वो टेस्ट के लिए आपने जो है वो ब्लड डोनेट किया है या ब्लड दिया है या कोई और टेस्ट सैंपल दिया है, तो वो किस तरह उसको हैंडल किया जा रहा है, किस तरह उसको स्टोरेज किया जा रहा है, किस तरह उसकी सैंपलिंग करके उसमें से जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर देखे जा रहे हैं, ये तमाम रेफरेंस आइटम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। Experiments to determine stability in tank mixtures used in the field studies, ठीक है। सैंपल्स फॉर एनालिटिकल पर्पस ऑफ ईच बेच, तो उसकी ज़ाहिरी बात है वो रेंडमली सैंपल वगैरह जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन सैंपल को चेक आउट किया जाता है, उसके बाद जो है उनको एनालिसिस भी उनका किया जाता है और बाद में जो उनके लैब के होते हैं वो डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ है जिसको वो लोग बाद में रिपोर्टेड करते हैं और रिपोर्ट में ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद एसओपीज़, आपको पता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्या-क्या एसओपीज़ हैं, किन एसओपीज़ को फॉलो करना होता है, ठीक है। और प्रोसीजर्स फॉर लेबोरेटरीज़ प्रोग्राम रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं लेबोरेटरी प्रोग्राम के, किस तरह लेबोरेटरी को प्रोग्राम को जो है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। दे डिफाइन हाउ टू कैरी आउट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, तो तमाम टेस्ट्स के लिए वो बताया जाता है कि कौन-कौन से जो है प्रोग्राम है उसको फ़ॉलो किया जाता है, ठीक है। उनको जब फ़ॉलो किया जाता है तो कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो किया जाता है क्योंकि हर टेस्ट की स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो बताया जाता है कि किन-किन चीज़ों को वो फ़ॉलो किया जा रहा है। तो सही है बच्चे। किन्ज़ा बच्चे आप अपना जो है वो बंद कर दें, जो है वीडियो कॉल जो है आपकी ओपन है, तो आप वीडियो को म्यूट कर दें, बंद कर दें वीडियो को। सही है बच्चे? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है
मोस्ट ऑफन रिटर्न इन क्रोनोलॉजिकल लिसनिंग ऑफ एक्शन स्टेप्स। बच्चे मैं आपको बंद कर रहा हूँ, आप अपनी वीडियो प्लीज बंद कर दें। बच्चे, किन्जा बच्चे अपनी वीडियो बंद कर दें, वीडियो को म्यूट करें, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफन रिटर्न इन क्रोनोलॉजिकल लिसनिंग ऑफ एक्शन स्टेप्स। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं उनमें अपडेट यानी कि उनमें अपडेट होता रहता है कि उनको यानी कि इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। जाहिर बात है कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो अपडेटेड हो जाते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स पे दोबारा काम किया जाता है, ठीक है। तो उनमें जो है चेंजेस लाई जाती है। तो इस तरह जो है क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं उनको भी देखा जाता है, ठीक है। दे आर रिटन टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोसीजर्स आर सपोज टू वर्क, ठीक है। और इस जो है रिटन फॉर्म में जितने भी एसओपीज होते हैं उसमें वो डिस्क्राइब होता है, एक्सप्लेन होता है आपको किस प्रोसीजर के तहत काम करना है, किस प्रोसीजर के तहत एक्टिविटीज करनी है, और कौन सा प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करेंगे और जो है आप अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेंगे। तो तो बच्चे ये सारे एसओपीज हैं, एसओपीज को आपको पता है। अब आप एसओपीज के नाम से अच्छी तरह वाकिफ भी है आप लोग। अच्छा, इसके अलावा रूटीन इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं एसओपीज में आ जाती हैं। रूटीन इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन भी की जाती है, अल्टरनेट डेज पे भी की जाती है, वीकली बेस पे भी की जाती है, मंथली बेस पे भी इंस्पेक्शंस की जाती हैं। क्लीनिंग का ख्याल रखा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स की जो जितनी भी डायग्नोस्टिक लैब्स है उसमें ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन भी देखी जाती है, ठीक है। एक्शन टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू इक्विपमेंट फेलियर। अगर खुदा ना खास्ता इक्विपमेंट फेलियर है या इक्विपमेंट्स जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे या इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहे, तो ये क्या होता है, तो इस पे एक्शन भी लिया जाता है। और बाज़ औक़ात जो है ना जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको जो है वो नोटिस भी दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है फेलियर जा रही है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया जा रहा, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी इत्तला देनी होती है, यानी कि उनको आपको इन्फॉर्म करना होता है कि ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। अगर इंस्पेक्शन के दौरान सारी चीज़ें इस तरह पाई गई तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिपोर्टिंग, स्टोरेज, मिक्सिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसके अलावा लैब का जितना भी रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन रखना होता है। रिपोर्टिंग जितनी होती है वो भी आपके अपने पास मौजूद होनी चाहिए। स्टोरेज, मिक्सिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें एसओपीज़ में आ जाती हैं। डेफिनेशन ऑफ रॉ डेटा मैं आपको बता चुका हूँ क्या रॉ डेटा होता है, किस तरह काम किया जाता है रॉ डेटा का, ठीक है, किस तरह उसको जो है महफूज किया जाता है। तो रॉ डेटा को भी प्रॉपर जो है वो मैनर के साथ जो है उसको रखा जाता है। एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिकल क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरह एनालिसिस किया जाता है, किस तरह सैंपल्स को डिफरेंट प्रोसीजर से जो है पास आउट किया जाता है प्रोसेस से। तो वो सारी चीज़ें जो है एनालिटिकल मेथड्स में आ जाती हैं। लास्ट में उसके रिजल्ट्स को जो है वो कंबाइन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, एनालिटिकल मेथड में इंक्लूड की जाती हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, स्टडी को जो है किस तरह स्टडी को परफॉर्म किया गया है, ठीक है। ये चेक आउट किया जाता है कि स्टडी को किस तरह परफॉर्म किया गया है। प्रीपर द स्टडी प्लान, सबसे पहले तो जाहिर बात है मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टडी को प्लान किया जाता है प्रॉपर। उसके बाद स्टडी को की परफॉर्मेंस आती है। कंटेंट ऑफ द स्टडी प्लान, आपके पास क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, तो वो भी इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी के अंदर जो है वो आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी, यानी कि आप आइडेंटिफाई करने आपकी स्टडी है क्या, उसमें किस पर्पस की, किस नोयत की स्टडी है, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या जो है प्रोसेस, क्या क्या काम करने होंगे, मे बी आपकी लैब में वो फैसिलिटीज़ मौजूद ना हो, आपको जो है कोलाब्रेशन पे किसी और लैब या इदारे में जाना पड़े। बाज़ औक़ात हम कुछ बच्चों को जो है किसी कहीं और लैब से, जो हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती तो हम कहीं और भेजते हैं। तो इस तरह के से जो है वो स्टडी डिज़ाइन की जाती है। उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो क्या होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ फॉलो करना होता है या परफॉर्म करना होता है। इसके बाद जो है स्टडी का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड हो, उनकी डेट, लेबलिंग वगैरह, सैंपल की जो है डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें को रिकॉर्ड होना चाहिए। डेट्स का भी आपके पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए। आप जो है किस डेट को आपने सैंपलिंग किए, किस डेट को आपने जो है प्रोसेस से इसको पास आउट किया, किस डेट को आपने एक्सपेरिमेंट डन किया, और किन डेट्स पे आपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया या एक्सपेरिमेंट्स के जो है डेटा एवल्यूट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी में आ जाती हैं, ठीक है। रेफरेंस टू टेस्ट मेथड, किस रेफरेंस के थ्रू आपने या किस मेथड के थ्रू आपने टेस्ट किया, ये भी सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड में रखनी होती है। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पॉन्सर एंड फैसिलिटी, ठीक है, आपको इन्फॉर्म करना होता है स्पॉन्सर। व्हाट डू मीन बाय स्पॉन्सर? स्पॉन्सर का मकसद ये होता है कि कुछ काम होते हैं या प्रोजेक्ट स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी होती है, उसके स्पॉन्सर होते हैं, वो आपको फंड दे रहे होते हैं, वो आपको जो है फिनेंशियल सपोर्ट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक हमारे अंदर है एक जो है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, वो बाज़-औक़ात हमारे जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह की फंडिंग कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं जो है अगर 3 साल का जो है हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करते हैं ईयरली यानी कि एनुअली हम उनको रिपोर्ट करते हैं कि हम 1 साल के अंदर हमारे पास क्या काम किया, क्या हमने इसकी जो है अपडेट है, और क्या जो है ये कितना सक्सेसफुल जा रहा है काम, ठीक है, और क्या-क्या रिजल्ट्स और क्या-क्या फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। तो ईयर बेस में, एनुअल बेस पे जो है हम उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंसर्निंग, वो स्पॉन्सर को भी जो है वो दी जाती है, और फैसिलिटी के बारे में भी बताया जाता है। अगर फैसिलिटी नहीं है किसी इक्विपमेंट्स वगैरह की या लैब की, तो वो भी ऑब्टेन की जाती है। अच्छा, इसके बाद कंडक्ट ऑफ द स्टडी, उसके बाद स्टडी को कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। किस तरह स्टडी कंडक्ट की जा रही है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, तो ये सारी परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट्स, फिर रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट आपको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग भी लिखी जाती है। रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि आप जो है कोई रिजल्ट के फॉर्म में ले आएँ, उसको रिपोर्ट के फॉर्म में ले आएँ, और बाद में उसको जो है पब्लिश करवाएँ या ऊपर भेजें, या थीसिस के फॉर्म में भी रिपोर्ट हो सकती है। तो रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग जो होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्सर, इंफॉर्मेशन ऑन स्पॉन्सर एंड टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है स्पॉन्सर को, और जिसने आपको फैसिलिटी दी टेस्ट करने के लिए, उनको भी आप रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्टार्टिंग एंड कंप्लीटेशन डेट, जिस तरह मैं आपको बता चुका था, जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, वो डेट आपको जो है रिकॉर्ड में रखनी है, और जिस डेट को आपका कंप्लीट हुआ एक्सपेरिमेंट, वो भी डेट आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम स्टेटमेंट, जो है QA वालों की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने जो है ना दौरान स्टडी, ड्यूरिंग स्टडी जो है इंस्पेक्शन की, और तमाम चीज़ें और फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और तमाम जो है इक्विपमेंट्स डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे थे। ये जो है काम किसका है, कौन से डिपार्टमेंट का है? क्वालिटी एश्योरेंस होता है, या जो QEAC भी जिसको कहा जाता है, क्वालिटी इन्हेंसमेंट जो है वो सेल जिसको कहा जाता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मौजूद है, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल एंड टेस्ट मेथड, ठीक है। तो क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेस्ट मेथड के अंदर आप डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपरली, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मटेरियल जो है कौन सा, किस मटेरियल और मेथड्स को फॉलो किया गया है, कौन सा टेस्ट रिजल्ट जो है जो है वो किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं। सही है, उसमें मैं बोलूँगा, ठीक है। हम्म, सही है, ठीक है, बस बोल दे रहे। अच्छा, तो उसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स। पहले आप डिस्क्राइब करते हैं, और डिस्क्राइब करने के बाद मटेरियल किस तरह, कौन सा मटेरियल यूज़ किया और कौन सा टेस्ट मेथड किया। उसके बाद जो है सेकंड जो है आपका चैप्टर आ जाता है रिजल्ट का। रिजल्ट में क्या होता है कि आप पूरा डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं रिजल्ट को एक्सप्लेन करने का जो है कुछ अलग व्यू होता है। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले जो है अपने डेटा को समराइज करते हैं, रॉ डेटा को कंसील करते हैं, यानी कि आप रॉ डेटा को जाहिर नहीं करते, समराइज डेटा करते हैं। समराइज कैसे करते हैं? जब आप इसमें स्टेटिस्टिक इंक्लूड करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिक। इसमें क्या होता है कि जिसमें आप जो है आपने पढ़ा भी होगा, मीन के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, परसेंटेज के अंदर, रेशियो के अंदर, या डिफरेंट काई स्क्वायर के अंदर, या एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज किया जाता है, कोरिलेशन यूज किया जाता है, रिग्रेशन यूज किया जाता है। तो रिजल्ट्स आप इस फॉर्म में देते हैं, चाहे वो टेबुलेशन के फॉर्म में हो, चाहे ग्राफिकल जो है इसमें हो, फॉर्म में हो, या जो है ग्राफ के फॉर्म में हो, एनिमेशन के फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके बैक में क्या होना चाहिए? बैकअप में आपके पास स्टोरेज के अंदर सैंपल
की डिटेल होनी चाहिए, रेफरेंस एटम्स की डिटेल होनी चाहिए, रॉ डेटा की जो है आपके पास जो है डिटेल होनी चाहिए, रिपोर्ट्स जो फाइनल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप रिपोर्टिंग करते हैं अपने स्टडी रिजल्ट को, और जो है फिर आपका सक्सेसफुली काम डन होता है। आगे चलते हैं, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन मटेरियल। किस तरह आपको स्टोरेज रखनी है, किस तरह आपको जो है रिकॉर्ड को रिटेन रखना है, और मटेरियल को किस तरह आपको जो है संभाल के रखना है। द स्टडी प्लान, रॉ डेटा, सैंपल्स। स्टडी प्लान के अंदर जो होते हैं इंस्पेक्शन डेटा एंड मास्टर शेड्यूल्स। तो इसके अंदर जो स्टडी प्लान क्या होता है, जो स्टडी प्लान होता है, रॉ डेटा होता है, जो सैंपल्स आप लोगों ने लिए होते हैं, या इंस्पेक्शन के दौरान जो डेटा आपके पास आ गया हो, या आपके पास शेड्यूल्स हो, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है वो इनको फॉलो करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों की रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद एसओपीज का पे फॉलो किया हो आप लोगों ने प्रॉपरली, और आप इस तस्वीर में देख रहे होते हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये सीक्वेंस वाइज होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्डर वाइज इन केमिकल्स को रखा जाता है, ताकि तमाम जो हैं रिसर्चर हैं या तमाम टेक्निकल स्टाफ इसको प्रॉपरली यूज़ करे, और उसके बाद जो उसकी सीक्वेंस है, जो इसका ऑर्डर है, उसी पे इसको रखा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अच्छा, इसके बाद मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, डेटा को और जो है मेंटेनेंस को जो है वो डेटा को जो है वो कैलिब्रेट रखा जाता है, और मेंटेन फार्म के अंदर जो है वो रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इफ़ एनी, बच्चे अली अहमद अपनी वीडियो को जो है वो बंद करें, शाबाश, ठीक है, वीडियो को बंद करें आप, सही है बच्चे। तो क्या होता है कि इफ एनी स्टडी मटेरियल इज डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर एक्सपायरी, द रीजन टू बी जस्टिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। अगर कोई मटेरियल या कोई आपके पास जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो एक्सपायर होने का जो है आपको जस्टिफिकेशन भी देनी होती है, और डॉक्यूमेंटेड भी करना होता है, और आपको बताना होता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिटेन, इंडेक्स ऑफ मटेरियल का मकसद ये होता है कि आपको प्रॉपरली जो है ऑर्डर वाइज आपको रखना होता है, इंडेक्स में रखना होता है मटेरियल को, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर इसको यूज कर सके। एवं तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, तमाम डिवाइसेस जो होती हैं उनको भी टैग किया जाता है, उनमें भी लिखा जाता है, और अपनी अपनी प्रॉपर जो उनकी प्लेसमेंट होती है वहीं पे उनको रखा जाता है। शायद आपने पढ़ा भी होगा जो है डिज़ाइन ऑफ लेब, पढ़ा है आप लोगों ने, लेब को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, डिफरेंट उसके डिज़ाइन होते हैं लेब के, पता है आपको? अगर टिश्यू कल्चर की लैब है तो उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा, या बाकी जो लैब्स हैं, प्लांट पैथोलॉजिकल लैब है उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा, एनाटॉमी की लैब है तो उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा, या टेक्सोनॉमी की लैब है तो उसको किस तरह जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। आपको ये डिज़ाइन करवाए गए हैं लैब के? जी बच्चे, कोई जवाब नहीं दे रहे आप लोग, तो सुन रहे हैं मेरी आवाज़ आप लोग? सर एक प्रैक्टिकल था लैब के हवाले से, वो हमने किया था एक लैब में। अच्छा, लैब डिजाइन के बारे में बताया गया था आपको, यहाँ कोई इस तरह का काम दिया गया था कि जिसमें आपको ये कहा गया क्योंकि आप लैब डिजाइन करके बताएं लैब को किस तरह डिजाइन किया जाता है, या लैब डिजाइन के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन किन चीजों, नो कौन कौन सर, सी चीजें कहाँ पे। सर पैरामीटर्स बिल्कुल बेसिक स्टोरेज एरिया होता है, उसमें लैब में क्या क्या होता है सिर्फ हाँ, हमने क्या ये क्या किया होता था है, और डिजाइन करने के लिए नहीं। कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होती है, ये बताया गया था। वॉशिंग एरिया कहाँ होता है, स्टोरेज एरिया कहाँ होता है, इक्विपमेंट्स का एरिया कहाँ होता है, और बाकी जो है बाकी कहाँ होते हैं, ये आपको बताया गया था, क्योंकि हर लैब के डिफरेंट डिजाइन होते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चरिंग के अलग हैं, बाकी के अलग हैं, पैथोलॉजिकल अलग है, एनाटॉमिकल अलग हैं, डायग्नोस्टिक लैब के अलग होते हैं, इन तमाम के डिजाइन अलग अलग होते हैं। तो आई थिंक ये जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इन चीज़ों को बताया जाता है, लैब डिजाइनिंग वगैरह के बारे में, आई थिंक सो। चलें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट गुड लेबॉर्टरी मस्ट कंटेन, एक अच्छी लेबॉर्टरी के लिए क्या क्या चीज़ें होना लाजमी है। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक, स्मेल, डस्ट। तो जो एरिया है लैब का वो फ्री फ्रॉम स्मोक हो, ठीक है, कोई स्मोकिंग वगैरह ना हो, या स्मोकिंग जो बाहर की स्मोकिंग है वो भी इंटरफेयर ना करे, ठीक है। स्मेल किसी किस्म की ना हो, ठीक है, और डस्ट वगैरह जो होते हैं डस्ट पार्टिकल वो भी पेनिट्रेट ना करें, वो भी इंटर ना हो, ठीक है। इंश्योर गुड वेंटिलेशन, ये भी आप इंश्योर करें कि वेंटिलेशन का जो प्रॉपर निज़ाम है, अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो सकती है, प्रॉपर एल्यूमिनेशन, रोशनी वगैरह का जो है वो सही इंतजाम है। अब क्या आपने लाइट के लिए आपने क्या क्या जो है वो प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है, एंड
प्रीफर नेचुरल लाइट, और जो है नेचुरल लाइट को ही प्रीफर किया जाता है तो वो बेहतर है। ठीक है। एयर कंडीशन द लैब विथ ह्यूमिडिटी कंट्रोल। एयर कंडीशन लैब के अंदर अगर फिक्स्ड है तो उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल का भी ख्याल रखें, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा ना हो। इनफ स्पेस फॉर मेयरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, आपके पास यानी कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेट ना हो जगह, थोड़ी सी जगह खुली हो, क्योंकि आप प्रॉपर मेयरमेंट भी कर सकें और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को भी प्लेस कर सकें। ठीक है। अगर बहुत कम प्लेस होती है काम करने के लिए तो मेजरिंग के अंदर भी मसला होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्टिंग करने के अंदर भी मसला होता है, तो जगह अगर कम होती है तो इस तरह से लैब जो है उसकी प्रॉपर साइज होती है, उस साइज की होनी चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है लैब की नेचर पे, लैब किस पर्पस की है, किस काम की है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेस्टिंग, जहाँ पे टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट हो, यानी कि अगर वहाँ पे अगर पीएच है तो पीएच वगैरह को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेक केयर फॉर ऑल सेफ्टी पॉइंट्स इंक्लूडिंग प्रॉपर अर्थिंग एज वेल एज फायर सेफ्टी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको तमाम सेफ्टी पॉइंट्स का इंक्लूड किया जाता है। कभी-कभार जो है अर्थ का जो करंट होता है उससे भी आपको महफूज़ रखना होता है, और फायर सेफ्टी को भी आपको फ़ॉलो करना होता है। अगर ज़ाहिरी बात है फ्लोर से नीचे से कोई मॉइस्चर वग़ैरह है, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है ना अर्थ करंट वग़ैरह का जो है वो लगने का खतरा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इन चीज़ों से प्रॉपर बचा जाता है। या जो फ्लोरिंग नीचे होती है वो अ, उसको जो है वो प्रॉपर मैनेज किया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना आए, या उसके अंदर जो है अर्थ वगैरह पास आउट ना हो। ठीक है। अच्छा, अवॉइड अनक्लीनेबल स्पॉट्स इन फ्लोर। ठीक, तो फ्लोर पे जो है अवॉइड करें जो इस तरह के दाग या धब्बे ना हो जो अनक्लीनेबल हो, जिसको सफाई ना हो सके। ठीक है। इसका मकसद जो है वो चीविंग, असल में जो है गर्ल्स वगैरह, फीमेल्स वगैरह, लेकिन आजकल तो वो भी यूज़ कर रही होती हैं, ये जो आती हैं 125 पता नहीं क्या, ये जो हैं मेन पूरी टाइप की, पता नहीं क्या, मुझे तो खैर नहीं पता इनके नाम भी, जो क्या आते हैं छालिया वगैरह की टाइप में, लेकिन छालिया नहीं होती। बहरहाल वो छोड़ दें उनको। ठीक है, 125 वगैरह होते हैं, इस तरह के जो हैं वो जो है चीविंग नहीं करनी चाहिए, और जो है वो मटेरियल अंदर प्रेजेंट ना हो, यानी कि साफ सुथरा हो। आजकल अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में चले जाएंगे या पब्लिक प्लेसेस में चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा मुसीबत इन चीज़ों की ही है। ठीक है। तो आपके जो है क्लीन होने चाहिए फ्लोर, वाल्स और सीलिंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लीन और साफ होनी चाहिए ताकि कंटामिनेशन फ्री हो। ठीक है। एस्टेब्लिश proper areas for storage of incoming samples as well as test completed samples। ठीक है। जो आपका स्टोरेज एरिया हो वो प्रॉपर होना चाहिए। उसमें 2 टाइप्स के सैंपल आते हैं, एक बिफोर सैंपलिंग, जो आपने सैंपल जो है रन नहीं किए होते वो भी स्टोरेज में जाते हैं, और जो सैंपल आप टेस्ट कंप्लीटेड सैंपल्स होते हैं, यानी कि आप जिसका काम कर चुके हैं, वो भी स्टोरेज एरिया में रखे जाते हैं। तो उनको प्रॉपर रखा जाता है, और जो स्टोरेज एरिया भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप जो सैंपल लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट लैब के अंदर नहीं रखते, एक्सपोज़ नहीं करते, आप स्टोरेज एरिया के अंदर रखते हैं। और वो सैंपल भी स्टोरेज एरिया में जाते हैं जो आप उनके सैंपल कंप्लीटेड कर चुके हैं या काम कर चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हैंडल किया जाता है। ठीक है। और स्टोरेज एरिया जो है वो भी क्लीन होना चाहिए। आल्सो प्रोवाइड सैंपल कलेक्शन प्लेस एज वेल एज पैकिंग एंड डिस्पोजल ऑफ टेस्टेड सैंपल्स। ठीक है। और जो सैंपल जो होती है कलेक्शन जो आप करके आते हैं, उनको जो है वेल पैकिंग हो। ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ टेस्टेड सैंपल्स, वो भी जो है अगर आप डिस्पोज करते हैं वो भी जो है स्टोरेज एरिया के अंदर करें, बाहर ना करें। ठीक है। इस तरह की ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। डू दिस फॉर जीएलपी। जीएलपी गुड लैब प्रैक्टिसेस को कहा जाता है। क्या करना चाहिए, क्या हमें लैब को क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें उन्हें जो है वो अच्छी लैब बनाना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कीप द थिंग्स एट इट्स लोकेशन आफ्टर यूज़। तमाम चीज़ों को उसी जगह पे रखते हैं, उसी लोकेशन पे रखते हैं इस्तेमाल करने के बाद, जहाँ से आप लोगों ने उसको पिक किया था, या जहाँ से आप लोगों ने जो है उन चीज़ों को उठाया था। ये नहीं है कि आप लोग चीज़ों को डिस्पर्स कर दें, कोई चीज़ कहाँ पे रख दी, कोई चीज़ कहाँ पे रख दी, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टोर हेवी थिंग्स एट बॉटम एंड इफ पॉसिबल ऑन ट्रॉलीज। जो हेवी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको कोशिश करिए बॉटम में रखें या ट्रॉली में रखें। जो ट्रॉली वगैरह जो होती हैं वो आप लोग कैरी आउट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो सारी चीज़ें जो हैं आप क्या करें,
तो ट्रॉलीज़ पे रखते हैं, जो भारी हैं या केमिकल्स के ड्रम्स वगैरह हैं, इस तरह की भारी चीज़ें होती हैं, वो ट्रॉली पे रखें या बॉटम पे रखें। ये नहीं है कि आप टॉप पे रखें और बाज़ औक़ात बाकी जो नीचे चीज़ें हैं वो दब जाएँ या जो है वो उनमें जो है ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेकिंग हो जाए या क्रैक्स आ जाएँ, ठीक है? गिव नेम ऑफ लोकेशन टू एवरीथिंग। जो आप सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं वो क्या आपको क्या करना चाहिए, जो कलेक्शन सैंपल होती है उनमें लेबलिंग करनी चाहिए, लोकेशन का नाम होना चाहिए या जो प्रॉपर जो पर्सनल काम कर रहा है उसका जो है रिसर्चर का नाम होना चाहिए। फॉलो एवरीथिंग हैज़ द प्लेस एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है एवरीथिंग हैज़ द प्लेस है, हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना है, ठीक है? जो उसकी है, ठीक है? जो उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट है, वहीं पे रखना है। ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, ये नहीं कि आपको तमाम चीज़ों को डिस्कस करना होता है। प्रिपेयर लोकेशन लिस्ट एंड डिस्प्ले इट, ठीक है? आपको जो है लोकेशन की लिस्ट और डिस्प्ले इट वो भी करनी चाहिए, यानी कि कौन-सा केमिकल किस लोकेशन पे है, कौन-सी चीज़ कहाँ पे। जस्ट लाइक आपके पास 4 केमिकल्स के कपबोर्ड हैं, ठीक है? 4 कपबोर्ड होते हैं, तो हर कपबोर्ड पे आपको लिस्ट को मेंशन करना चाहिए, ठीक है? जिस तरह आप अपने हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 से 3 मेरे ख्याल में कपबोर्ड्स हैं, ठीक है? वहाँ पे आपने लिस्ट लगाई हुई है, मेंशन किया हुआ है, तो इस तरह से इसको प्रॉपर काम किया जाता है, ठीक है? पुट लेडर्स फॉर थिंग्स स्टोर्ड ऑन टॉप। अच्छा, इसके अलावा जो थिंग्स या जो चीज़ें टॉप पे रखी हुई हैं तो उसके लिए आप लेडर्स का यूज़ करें, यानी कि सीढ़ी का यूज़ करें। ऐसा नहीं है कोई आपने किसी लकड़ी वगैरह से के थ्रू आप वो चीज़ें नीचे उतार रहे हो तो ये गलत है, इससे वो है टूट-फूट का शिकार हो सकती हैं। तो हमेशा लेडर का यूज़ करें अगर आपकी जो है स्टोरेज में इतनी चीज़ें हैं या ऊपर रखी हुई हैं टॉप पे। आइडेंटिफाई एवरीथिंग विथ इट्स नेम पर्पस, ठीक है? जो लैब अटेंडेंट होता है, लैब पर्सोनेल होते हैं या रिसर्च होते हैं, उनको हर चीज़ का नाम और पर्पस के साथ उसको मालूम होना चाहिए। यानी कि उनको एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको वर्कशॉप करवाया जाता है, ताकि उनको पता हो। अगर एक केमिकल है जस्ट लाइक इथिलीन केमिकल है, तो उनको पता हो कि इसका पर्पस क्या है, ये किस काम के लिए यूज़ होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है? हर चीज़ की जो है उनको अवेयरनेस होना लाज़मी है। ठीक है, लैब में जितनी भी चीज़ें, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी डिवाइस हैं, उनको पर्पस का भी पता होना चाहिए। यानी कि ये एक उनको जो है वो वर्कशॉप करवाया जाता है या उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसमें हर चीज़ का बताया जाता है। फॉलो FIFO, ठीक है? ये क्या होता है FIFO? टू प्रिवेंट ओल्ड एक्यूमुलेशन फॉर लेबोरेटरी केमिकल्स। जी बच्चे। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गुड। रूल जो होता है। ये जो एक इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? सेफ्टी के लिए, जिसमें होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? इसका मीन होता है यानी कि हर आप चीज़ को आप लेबल दें, ठीक है? और डेट वगैरह जो है वो भी आप इसमें करें, ठीक है? स्टोरेज करें, तो फॉलो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को जो है वो आप फॉलो करें, इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप फॉलो करेंगे तो आपकी लैब जो है वो अच्छी बन सकती हैं, ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, क्या बेनिफिट्स होते हैं GLP के, ठीक है? इट विल गिव बेटर इमेज ऑफ कंपनी एज क्वालिटी प्रोड्यूसर इन ग्लोबल मार्केट। जाहिर बात है अगर आपकी लैब बहुत अच्छी है तो आपके इदारे को, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक जो है अच्छा इमेज जाएगा, उनको जो है रेपुटेशन अच्छी जाएगी। और इसके अलावा आप जो हैं जो चीज़ें जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है, जस्ट लाइक आप प्रोड्यूसर हैं, कोई क्वालिटी प्रोड्यूसर है, वो तो आपका जो है चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है? या आप जस्ट लाइक कहा जाता है कुछ हॉस्पिटल्स में, तो आप यहाँ से लैब ना कर जो है टेस्ट ना करवाएँ, जस्ट लाइक आप ईसा खान लैब से टेस्ट करवाएँ। क्यों? तो इसका यही रीज़न होता है, उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं या उनके जो पर्सनल हैं वो वेल ट्रेन्ड है। तो इसका मकसद ये होता है कि कुछ जो हैं डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ लैब्स को प्रेफ़र कर रहे होते हैं, उनकी जो है क्वालिटी को प्रेफ़र करते हैं। कुछ जो हैं वो पैकेज भी होता है, उनके जो है एग्रीमेंट्स भी होते हैं, MOUs भी होते हैं। बहरहाल जो है डिफरेंट इसके अंदर प्रोसीजर होते हैं, कुछ की जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है? प्रोवाइड्स हार्ड टिप्स ऑन एनालिसिस ऑफ डेटा एज़ वेल एज़ मेजर अनसर्टेनिटी एंड परफेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है? और इसके अलावा आपको जो है अगर सीनियर मोस्ट हैं तो किस तरह को डेटा एनालिसिस किया जाता है वो भी आप टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? और इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग को जो है वो मेंटेन रखते हैं और वेल रखते हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डूइंग टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इन डिटेल। कोई न्यूली रिसर्चर या न्यूली पर्सनल की एंट्री हुई है तो आप उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं किस तरह आपको टेस्ट करना है, किस तरह आपको मेजरमेंट करना है, डिटेल के साथ वो बताया जाता है, उस वो जो है जिसको ट्रेन किया जाता है, जिसको बताया जाता है। ठीक है? और प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड बेटर कंट्रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स।
इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह मेंटेन किया जाता है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट कंट्रोल, इन्वायरमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है अगर इन केस ऑफ आउटब्रेक, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ टेस्ट रिकॉर्ड, किस तरह टेस्ट रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता है या उनको सेव किया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आ जाती है, ये बेनिफिट्स ऑफ गुड लैब प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाती है सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन, इस पूरे जीएलपी का क्या कंक्लूजन हुआ, ठीक है। अगर आपको अपनी लैब के लिए जो है काम करना है, उनका इमेज बेहतर बनाना है और जो है सारी चीज़ों को जो है मेंटेन अच्छी तरह रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपके जितने भी पर्सनल हैं या वर्कर हैं या टेक्नीशियंस हैं, उनको आप वेल ट्रेंड करवाएं, ठीक है। वो ट्रेंड हों, उनको जो है आप मैनर्स, एसओपीज जो हैं, जितनी चीज़ें हैं उनको ट्रेनिंग करवाएं और जो है वीकली या मंथली बेस पे उनकी जो है इंस्पेक्शन भी करें और इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप इंस्पेक्शंस करें, तो तब जाके आपका एक अच्छा इमेज जो है वो बनता है। फाइनली ये होता है कि जीएलपी प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड बेटर कंट्रोल ऑफ मेंटेनेंस। जीएलपी का मकसद ही ये होता है, वो जो है आपको बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड करती है और मेंटेनेंस कंट्रोल किस तरह किया जाए, इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह जो है कंट्रोल किया जाए, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल किस तरह रखा जाए, इन्वायरमेंट को किस तरह हम महफूज रख सकते हैं, यानी कि लैब के इन्वायरमेंट को, लैब को किस तरह कंटामिनेशन से दूर रख सकते हैं और टेस्ट के रिकॉर्ड को किस तरह हम मेंटेन रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, ये तमाम चीज़ें जीएलपी में आ जाती हैं, यानी कि गुड लैब प्रैक्टिस में आ जाती है। सही है बच्चे, आगे चीज़ें आप लोगों को समझ में, कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछें, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करूँ आप लोगों के जो है टॉपिक। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आप लोग पूछना चाह रहे हो? जी बच्चे। सर, जी टेस्ट सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी बता दें, वो समझ नहीं आया। अच्छा बच्चे, टेस्ट सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय टेस्ट सिस्टम? टेस्ट सिस्टम क्या होता है कि आप जो है एक सैंपल ले आते हैं या आप जो आपके पास सैंपलिंग की होती है उसको किस प्रोसेस से आप गुजार रहे होते हैं, कौन कौन से मेथड से, ठीक है। उन तमाम मेथड्स को क्या कहा जाता है, टेस्ट सिस्टम कहा जाता है। यानी कि हर सैंपल का अपना टेस्ट नेचर होता है, ठीक है। जस्ट लाइक ये मेडिकल वाले हैं, ब्लड अगर सीबीसी टेस्ट करना है, सीबीसी या शुगर टेस्ट करना है, तो वो ब्लड को डिफरेंट प्रोसेस से पास आउट करेंगे। सीबीसी के लिए अलग प्रोसेस होगा, सिस्टम होगा, और जो है ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ जो ग्लूकोज है तो उसके लिए अलग एपरेटस होगा, अलग डेटा होगा, अलग जो है उसका एनालिसिस होगा। तो टेस्ट सिस्टम उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस तरीकेकार को कहा जाता है जिसके अंदर सैंपल को डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो वो टेस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो जाता है। फिर टेस्ट सिस्टम के अंदर ये भी चीजें देखी जाती है कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, इंस्ट्रूमेंट्स जो है कैलिब्रेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है टेस्ट सिस्टम के अंदर आ जाती है। सही, कोई और बच्चा पूछना चाह रहा हो? जी बच्चे। अच्छा चले, मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ, फिर मैं न्यू टॉपिक आपका शुरू कर देता हूँ। सही है बच्चे? सर मुझे अर्थिंग वाली बात समझ नहीं आई थी। अर्थिंग, अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है बच्चे? आपको पता होगा होता है कि जब नीचे जमीन पे मॉइस्चर आ जाए या रेनफॉल के दौरान क्या कहा जाता है कि आप डायरेक्ट जो है वो बटन्स वगैरह को ऑन ऑफ ना करें, क्योंकि इस तरह होता है कि वो अगर नीचे मॉइस्चर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो पास आउट हो जाती है आपसे बॉडी से लेकर जमीन तक, ठीक है। और जमीन में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, पानी वगैरह होता है या जो है मड होती है, जो भी है मॉइस्चर वगैरह अगर नीचे अर्थ पे होगी तो जो अर्थ जो करंट होता है वो पास आउट हो जाता है। कहाँ से? यानी कि अगर आप जो है आपके हाथ भी अगर जो हैं वो गीले हैं, अगर आप इससे बटन को ऑन करेंगे तो आपको करंट लगता है। वो करंट क्यों लगता है? वो इस तरह लगता है क्योंकि नीचे भी मॉइस्चर होता है और आपके हाथ भी मॉइस्चराइज होते हैं, तो इसीलिए करंट जो है वो इजीली पास आउट हो जाता है अर्थ तक। उसको अर्थ करंट कहा जाता है। आ रही है बात समझ में बच्चे आप लोगों को? तो ये यस ज्यादातर सर। अगर आप को पता होगा, जब रेनफॉल हो जाती है तो घर वाले मना करते हैं कि आप डायरेक्ट जो है ना इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ ना करें, आप किसी लकड़ी के थ्रू जहाँ से करंट पास ना हो, बस ये होता है कि करंट पास ना हो। लकड़ी होती है वो जो वहां से करंट पास नहीं होता, या कोई प्लास्टिक की चीज है तो उसमें से करंट पास नहीं होता। लकड़ी भी गीली ना हो, लकड़ी भी जो है वो ड्राई हो, जो जो वुड पीस होता है वो ड्राई हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि वो करंट पास ना हो, आपको करंट ना लगे। तो इसी तरह लैब के अंदर जो है ना, वो लैब फ्लोर जो है वो लैब फ्लोर बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो, उस पर मॉइस्चर ना हो, उस पर पानी ना हो, ताकि आप लोग जो है अर्थ करंट जो है उससे आप महफूज रहें। सही है बच्चे, कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो? अच्छा, फिर मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ और आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ। सही है बच्चे?
अच्छा बच्चे, तो अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैंपल कलेक्शन एंड शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, बायोसेफ्टी एंड डिसइंफेक्शन। ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड इसको जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप सैंपल कलेक्ट करते हैं, शिपिंग करते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन क्या है। ठीक है, दुनिया के अंदर उन किन रूल्स और रेगुलेशंस को जो है वो करवाया जाता है, किन रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के दौरान बायोसेफ्टी और डिसइंफेक्शन किस तरह किया जाता है। ये जो है रिपोर्ट 2007 की है, लेकिन WHO जो है वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा जो है इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि हेल्थ इशू पे जो है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए या उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उनका ये काम होता है और ये चीज़ें उनको उनकी तरफ से जारी की जाती हैं। जिस तरह अभी कोविड वगैरह का मसला चल रहा है, तो WHO वाले इस पे जो है रोल अदा कर रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड को बता रहे हैं कि आपको किन किन SOPs को फॉलो करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये जो है उनका ऑफिशियल है। ठीक है, गाइडलाइन है किस तरह जो है किया जाता है। तो आए देखते हैं इसमें क्या होता है। ट्रांसपोर्ट जब आप करते हैं, शिपिंग करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है बच्चे, अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, मेन प्रिंसिपल्स वो भी आपको पता है। हाउ टू ट्रांसपोर्ट डेंजरस पैथोजेंस, आप किस तरह जो है पैथोजेंस, जो डेंजरस पैथोजेंस होते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं फॉर द रिसर्च, फॉर द स्टडी। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, अब इसमें भी दो तीन चीजें हैं। कुछ डेंजरस पैथोजेंस हैं वन कंट्री टू एन अदर कंट्री, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में MOU साइन होता है, वो एक दूसरे को भेजते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होते हैं जिसका WHO को पता नहीं होता। थर्ड इसमें पॉइंट होता है बायोसेफ्टी लेवल इन लैब या लेबोरेटरी। बायोसेफ्टी लेवल क्या होना चाहिए लैब के अंदर, जर्नल डिसइंफेक्शन प्रिंसिपल्स, और डिसइंफेक्शन हम डिसइंफेक्ट किस तरह कर सकते हैं, पैथोजेंस को किस तरह डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, या बाकी जिस चीज़ों से कैरी आउट किया जा रहा है तो उसको किस तरह डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो ये मेन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं लैब बायोसेफ्टी। लेबोरेटरी बायोसेफ्टी में क्या होता है, WHO ने इसको सिर्फ 3 चीज़ों पे डिस्क्राइब किया है। कंटामिनेट प्रिंसिपल्स, ठीक है, एक कंटामिनेट प्रिंसिपल्स होते हैं, सेकंड टेक्नोलॉजीज होती है, थर्ड प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट अनइंटेंशनल एक्सपोजर टू पैथो